बार फिर से मैं हाजिर हूँ 4 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसको जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। हर 6 महीने में यानी वर्ष में 2 बार फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें बताया जाता है कि इंडिया का यानी कि भारत का इकोनॉमिक सिनारियो क्या रहेगा। तो हर 6 महीने में एक बार आरबीआई द्वारा फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है यानी वर्ष में 2 बार। इसके अलावा आरबीआई द्वारा सिस्टमिक रिस्क सर्वे भी किया जाता है। सिस्टमिक रिस्क सर्वे, इसमें 5 तरह के रिस्क एनालिसिस किए जाते हैं। पहला हो जाता है ग्लोबल, दूसरा हो जाता है फिनेंशियल, तीसरा हो जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक और चौथा हो जाता है इंस्टीट्यूशनल और लास्ट होता है जर्नल। तो ग्लोबल, फिनेंशियल, मैक्रो इकोनॉमिक, इंस्टीट्यूशनल, जर्नल, ये 5 रिस्क हैं जिनका सर्वे किया जाता है सिस्टमिक रिस्क सर्वे में। और ये कौन करता है? आरबीआई। तो दोनों आरबीआई से रिलेटेड हैं, चाहे फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हो या सिस्टमिक रिस्क सर्वे हो। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी कोलकाता में। बाद में 1937 को आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको पता ही है, मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कुछ दिन पहले ही आरबीआई ने जो केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन है उसको 31 मार्च 2022 कर दिया है, केवाईसी अपडेट डेडलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई फाइलिंग मॉड्यूल को किस राज्य के हाई कोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया है केरल हाई कोर्ट ने। किसने? केरल हाई कोर्ट ने। केरल हाई कोर्ट द्वारा ई फाइलिंग मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, यानी आप कोर्ट केसेस को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं। केरल हाई कोर्ट का जो ये ई फाइलिंग मॉड्यूल है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो इसको लॉन्च किया है सुप्रीम कोर्ट के जज डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। किसने? डी.वाई. चंद्रचूड़। तो आप याद रखिएगा, केरल हाई कोर्ट द्वारा ये लॉन्च किया गया है ई फाइलिंग मॉड्यूल। इसको लॉन्च किया है डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के अध्यक्ष हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के अध्यक्ष कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? एस मनी कुमार। कौन है? एस मनी कुमार है केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो आर्टिकल 124 के तहत संविधान में सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन है और वहीं आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट का प्रोविजन है। इंडिया में इस समय 25 यानी 25 हाई कोर्ट हैं। इंडिया का सबसे पुराना हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। और लेटेस्ट यानी 25वां हाई कोर्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन को लॉन्च किया गया है? तो बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन, इसको लॉन्च किया गया है यूके द्वारा। किसके द्वारा? यूके द्वारा। हाल ही में यूके द्वारा बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो एडल्ट लोग यानी बालिग लोग, एडल्ट लोग जो स्मोक करते हैं उसका यंगर पॉपुलेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसके विषय में बताया गया है। तो स्मोक फ्री बनाना है देश को, इसीलिए बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन किसने लॉन्च किया है? यूके ने लॉन्च किया है। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड। ये 4 कंट्रीज़ मिलकर यूके को बनाती हैं और यूके ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन लॉन्च किया है। इसके अलावा एक और कंट्री है न्यूजीलैंड। 2030 तक न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर किया है कि वो स्मोक फ्री कंट्री हो जाएगा। लेकिन हम वापस यूके पे आते हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। लंदन यहाँ की कैपिटल है और बाकी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, जो COP26 हुआ है, UNFCCC का COP26 हुआ है, वो कहाँ हुआ है? ग्लासगो में यानी स्कॉटलैंड में। ये जरूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगारा A5 नामक रॉकेट का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया है? अंगारा A5 नामक रॉकेट, इसका परीक्षण किया है रूस ने। किसने? रशिया ने किया है। देखिए, रशिया द्वारा अंगारा A5 नामक रॉकेट का परीक्षण कर दिया गया है। देखिए, रशिया की है स्पेस फोर्स। क्या नाम है? स्पेस फोर्स। तो तीसरा सक्सेसफुल परीक्षण किया गया है अंगारा A5 रॉकेट का। पहला जो परीक्षण किया गया था वो 2014 में किया गया था। अंगारा A5 ये जो रॉकेट है, ये हैवी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए लॉन्च किए गए हैं। इसके अलावा ये इसके तहत
जो अंगारा A5 रॉकेट है इसके तहत रशिया चाहता है कि इसके प्रोटॉन M हैवी रॉकेट को रिप्लेस कर दिया है। कौन से? प्रोटॉन M हैवी रॉकेट। कुछ दिन पहले ही रूस चर्चा में था। क्यों? क्योंकि सिबिर को लॉन्च किया था। सिबिर एक आइस ब्रेकर है जो कि रूस के प्रोजेक्ट 2220 के तहत लॉन्च किया गया था। तो रशिया की बात कर लेते हैं। ये आप मैप में देख लीजिए, ये है रशिया, कैपिटल है मॉस्को, करेंसी क्या है? रशियन रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो कि 2036 तक रूस के प्रेसिडेंट रहेंगे। रशिया में यहाँ पर बैकॉल लेक है जो कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड है। रशिया के जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। आप ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित की गई थी? तो देखिए, जो जीएसटी का प्रोविजन है वो 101वें संविधान संशोधन द्वारा आया है। इस 101वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में आर्टिकल 269A ऐड किया गया जो कि जीएसटी का प्रोविजन करता है। लेकिन जो जीएसटी काउंसिल है वो संविधान के आर्टिकल 279A में आती है, याद रखिएगा। आर्टिकल 279A जीएसटी से रिलेटेड है। अब जीएसटी चर्चा में क्यों था? क्योंकि 46 मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल जो होता है उसके अध्यक्ष हमेशा फिनांस मिनिस्टर होते हैं। इस बार जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है 46वीं, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर पर जो 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई थी उसको वापस रिवर्स करके 5% कर दिया गया है। तो 46 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कहाँ हुई है? दिल्ली में, फिनांस मिनिस्टर की अध्यक्षता में। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हमेशा फिनांस मिनिस्टर रहते हैं और बाकी राज्यों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होते हैं, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 279A के तहत है जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो पहली बार भारत में जनगणना कब हुई थी? 1872 में। देखिए, 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मेयो, इनको लोकल गवर्नेंस का पितामह भी कहा जाता है, लॉर्ड मेयो को। तो लॉर्ड मेयो के टाइम इंडिया में क्या जनगणना की शुरुआत हुई थी। चर्चा में इसलिए है क्योंकि NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका काम जो है रोक दिया गया है। क्यों रोक दिया गया भाई? क्योंकि कोविड-19 आ गया है, तो फिर से आ गया है, इसलिए नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम रोक दिया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2011 की जनगणना में इंडिया में 640 डिस्ट्रिक्ट यानी जिले थे, लेकिन 2021 की जनगणना में इंडिया में कितने जिले हो गए हैं? 736। जिले बढ़े हैं लेकिन गांवों की संख्या कम हो गई है। देखिए, 2011 की जनगणना के साथ इंडिया में 6,40,900 के आसपास गांव थे, जो कि अब 6,39,083 के आसपास बचे हैं। तो गांव क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि नगर निगम की संख्या बढ़ गई है, नगर पालिका की संख्या बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन हुआ है, इसलिए गाँव की संख्या कम पड़ गई है। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, इस बार 16वीं हो रही है। फर्स्ट जनगणना इंडिया में 1872 में की गई लॉर्ड मेयो के टाइम पे, लेकिन विधिवत रूप से पहली बार जनगणना की गई 1881 में। ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। जो जनगणना है वो कौन करता है? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो विस्तारा एयरलाइंस का CEO ये बनाया गया है विनोद कन्नन को। किसको? विनोद कन्नन को। ये देख लीजिए आप, ये हैं हमारे विनोद कन्नन, इनको विस्तारा एयरलाइंस का CEO बना दिया गया है। अभी तक चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर थे विस्तारा में, लेकिन अब विनोद कन्नन को विस्तारा एयरलाइंस का CEO बना दिया गया है। आपको ये याद रखना है। विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का 51:49 का ज्वाइंट वेंचर है। किसका? टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का। तो ये चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर थे विनोद कन्नन, अब विस्तारा एयरलाइंस के CEO होंगे। अच्छा, तो चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर कौन होगा? चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर होंगे दीपक रावत। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। विस्तारा एयरलाइंस 2013 में इसकी स्थापना हुई थी, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो 4 लोगों को नामित किया गया है ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए। उसमें से एक है इंडिया से, कौन है? स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को 2021 ICC वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। उसके अलावा 3 और हैं, बस नाम याद रखिए। अभी जब सिलेक्ट किया जाएगा तब इंपॉर्टेंट है किसको सिलेक्ट किया गया है। ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई। जब स्थापना हुई थी तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर था। बाद में 2005 में
आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में हो गया, जो कि अभी भी दुबई में ही है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले विकेट कीपर कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 विकेट लिए हैं इन्होंने मात्र 26 मैचेस में। किसके खिलाफ लिए है अपना 100वां विकेट? साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिया है, सेंचुरियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला हमदोक हाल ही में किस अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अब्दुल्ला हमदोक ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? देखिए मैं आपको बता दूं, सूडान के प्रधानमंत्री थे अब्दुल्ला हमदोक। आप पहले इनको देख लीजिए, ये आपके हैं अब्दुल्ला हमदोक, ये सूडान के प्रधानमंत्री थे। 2021 में क्या हुआ? सूडान में हो गया कू, मिलिट्री कू हो गया। तो अब्दुल्ला हमदोक ने क्या किया? आर्मी के साथ साठगांठ कर ली और सूडान के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन भैया वहाँ के लोग जो है विरोध करते रहे इनका। तो सूडान की कैपिटल है खार्तूम। क्या है कैपिटल? खार्तूम में लगातार विरोध बढ़ता जा रहा था। इसको देखते हुए अब्दुल्ला हमदोक ने सूडान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनको ये डर लग गया कि भैया हो सकता है दोबारा कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री बने ही ना। तो अब्दुल्ला हमदोक सूडान के प्रधानमंत्री थे, हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। सूडान आप देख लीजिए, ये है हमारा सूडान, खार्तूम इसकी कैपिटल है। सूडानीज डॉलर यहाँ की करेंसी है। खार्तूम कैपिटल है, लेकिन यहाँ का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है ओमडरमैन, लेकिन आपको ये ज़रूरत नहीं है। अब्दुल्ला हमदोक कहाँ के प्रधानमंत्री थे? सूडान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइची मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो शाइची मिशन इसको लॉन्च किया जा रहा है नासा द्वारा। देखिए नासा द्वारा लॉन्च किया जा रहा है शाइची मिशन। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्टेरॉइड है शाइची। क्या नाम है उसका? शाइची एस्टेरॉइड है। वहाँ पर मेटल, देखिए मेटल रिच है ये एस्टेरॉइड, यानी खनिज से परिपूर्ण है आपका ये शाइची एस्टेरॉइड। तो यहाँ पर रिसर्च के लिए नासा द्वारा शाइची मिशन लॉन्च किया जा रहा है, जो कि 2026 में वापस आएगा। तो 2022 में लॉन्च किया जा रहा है शाइची मिशन, नासा लॉन्च कर रहा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की बात करते हैं तो नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान्स को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ये लॉन्च किए गए थे 2017 में, लेकिन बनाए गए थे 2016 में। अब चर्चा में क्यों है? देखिए दिल्ली सरकार द्वारा जो हमारा कोविड-19 उसको टैकल करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है ये 4 कलर में वार्निंग देता है। पहली बात तो आपका येलो हो गया, फिर अंबर हो गया, फिर ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। इस समय दिल्ली में येलो वार्निंग चल रही कोरोना वायरस के विषय में, और लास्ट वार्निंग होगी रेड। तो ये कोविड पे अप्लाई करेंगे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। लेकिन हम जान लेते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लॉन्च क्यों हुआ था? एयर पोल्यूशन को कर्व करने के लिए। इसको बनाया था EPCA, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने बनाया था 2016 में। सिर्फ दिल्ली और NCR के लिए है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, जिसको दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए लॉन्च कर दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार की बात करें तो संविधान के आर्टिकल 239 AA के तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है। संविधान में संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन मेरे ख्याल से 1991 में हुआ था। इसके तहत दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? गवर्नर यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, इसके हेड कौन होंगे? तो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, इसके हेड होंगे तरुण कपूर, जो कि इस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर भी हैं। ये हैं तब तरुण कपूर, आप ध्यान से देख लीजिए इनको। ये हैं आपके तरुण कपूर, ये इस समय पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। क्या है? पेट्रोलियम सेक्रेटरी। तो एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री द्वारा, जिसके हेड होंगे तरुण कपूर। आपको याद रखना है इस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो उन्हीं के द्वारा तरुण कपूर की अध्यक्षता में एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी, हेड तरुण कपूर। ये इंडिया का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन कंट्री बनना, तो ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI द्वारा
किस पेमेंट बैंक को, ये भुगतान बैंक रहने दिया, किस पेमेंट बैंक को अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यापार की मंजूरी दी गई है, यानी इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिजनेस की मंजूरी दी गई है? तो आरबीआई द्वारा हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक को, किसको, फिनो पेमेंट बैंक को इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिजनेस की मंजूरी दे दी गई है, यानी अंतरराष्ट्रीय रूप से रेमिटेंसेस का लेन देन कर सकती है अब फिनो पेमेंट बैंक। तो ये है आपकी फिनो पेमेंट बैंक। कदर आपकी मेहनत की। तो फिनो पेमेंट बैंक को इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिजनेस यानी अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यापार की अनुमति मिल गई है आरबीआई द्वारा। फिनो पेमेंट बैंक अब ऐसा कर सकता है, उसको मतलब ये व्यापार करने के लिए किसी से। रेमिटेंसेस क्या होता है? हमारे जो भारतीय नागरिक होते हैं विदेश में जाते हैं, फिर वहां से पैसा भेजते हैं, उसको कहते हैं रेमिटेंसेस। फिनो पेमेंट बैंक की बात करें तो 2017 में इसकी स्थापना हुई थी। पेमेंट बैंक है। पेमेंट बैंक इंडिया में स्थापित की गई 2014 में एक कमेटी बनी थी, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी की सिफारिश पर इंडिया में पेमेंट बैंक बनी। 2016 में इंडिया की पहली पेमेंट बैंक का लाइसेंस किसको मिला? एयरटेल पेमेंट बैंक को। हालांकि फिनो पेमेंट बैंक 2017 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी द्वारा हाल ही में पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयरों को खरीदा गया है? तो एनटीपीसी ने पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के कितने प्रतिशत शेयर? 5% शेयर को खरीद लिया है। तो सिर्फ 5% शेयर खरीदे हैं एनटीपीसी ने। ये पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ये क्या है? देखिए, पावर एक्सचेंज जैसा नाम है, यानी पावर से रिलेटेड जो एक्सचेंज में रुपए आपको लगाना है, जैसे पावर रिलेटेड कंपनी है तो उनमें ट्रेडिंग की जाती है। इस कंपनी में इतना पैसा लगा दो आपका ट्रेड होगा। तो 5% शेयर खरीदे गए हैं एनटीपीसी द्वारा। पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। एनटीपीसी देख लीजिए आप, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सीएमडी कौन है? गुरदीप सिंह। ये आपको याद रखना है एनटीपीसी के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड लेके का हाल ही में निधन हुआ, किस देश से संबंधित थे? तो नाम याद रखिएगा, रिचर्ड लेके। ये संबंधित थे केन्या से। देखिए, ये हैं आपके रिचर्ड लेके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हाथ में इन्होंने जीवाश्म पकड़ रखा है। तो जाने माने जीवाश्म वैज्ञानिक थे रिचर्ड लेके। हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? केन्या से। तो केन्या के विषय में देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका मैप में केन्या। अभी आपने सूडान पढ़ा, अब आप केन्या पढ़िए। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी। करेंसी क्या है केन्या की? शिलिंग। केन्या शिलिंग। प्रेसिडेंट कौन है? उहुरु केनियाटा। देखिए, नैरोबी जो केन्या की कैपिटल है, वहाँ पर यूएनईपी का हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर है आपका सूडान और ये है साउथ सूडान। सूडान के खार्तूम में जो है प्रदर्शन हुए तो अब्दुल्ला हमदोक ने रिजाइन कर दिया और उसके नीचे केन्या है। केन्या के रिचर्ड लेके का निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप